मैं आपके सामने हाजिर हूं एक इमरजेंसी वीलॉग के साथ, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और वो ये है कि ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर हमला कर दिया है। जी हां, अब से चंद ही घंटे पहले ईरान ने ना सिर्फ अपने मुल्क से बल्कि 3 और मुल्कों से टोटल 4 तरफ से इजराइल के ऊपर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन फायर किए हैं। ना सिर्फ ड्रोन और मिसाइल फायर किए बल्कि फायर करते ही इजराइल को ये चैलेंज भी दे दिया, ये चेतावनी भी दे दी कि आपसे जो होता है वो कर लें, इनको रोक सकते हैं तो रोक लें। ये इसलिए कि ईरान जो है वो इजराइल से तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर है। जो मिसाइल है उसको घंटा 2 घंटे वहां पहुंचने में लगने हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उस मिसाइल की स्पीड कितनी है। तो उन्होंने ना सिर्फ मिसाइल फायर किए, लेकिन ये कोई उन्होंने छुपा हुआ ऑपरेशन नहीं किया। फायर करते ही उन्होंने पूरी दुनिया को बताया और एक स्टेटमेंट जारी की कि ये हम रिटेलिएशन में कर रहे हैं, रिटेलिएशन उस हमले की जो इजराइल ने ईरान के सफारत खाने पर की थी। जी हाँ, इससे पहले कि मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं कि इस टाइम ईरान का ये हमला कहां तक पहुंचा, इजराइल क्या रोक पाया इन मिसाइलों को या नहीं, रोक पाएगा या नहीं, क्या डेवलपमेंट है, अमेरिका क्या कर रहा है इसमें इंग्लिस्तान क्या कर रहा है, दूसरे मुल्क सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सारे क्या कर रहे हैं, क्या पूरे खित्ते में फौरी इसकी वजह से जंग छिड़ सकती है कि नहीं, इन तमाम मौजूआत पे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि 1 अप्रैल को शाम के शहर दमिश्क में जो ईरान का सफारत खाना था उसके ऊपर इजराइल ने हमला किया। हमला करने की वजह यह थी कि ईरान हो, सीरिया हो, शाम जो है, या और कुछ ममालिक जो है इर्द गिर्द, वो गजा में जो सिचुएशन थी उसमें वो फलस्तीनियों को कुछ ना कुछ मदद जिस भी तरीके से वो कर सकते थे वो वहां पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर या दूसरी सिचुएशंस में वो मदद कर रहे थे। इस चीज का गुस्सा था इजराइल को और इस चीज से इन मुल्कों को बाज रखने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वो ईरान के सफारत खाने पर हमला करेंगे। तो शाम के शहर दमिश्क में ईरान का जो सफारत खाना था उस पर उन्होंने हमला किया। हमले में उन्होंने F-35, जी हां F-35 बहुत ही मॉडर्न वॉरफेयर प्लेन है या जहाज है, जंगी जहाज आप उन्हें कह लें, अमेरिका के बने हुए हैं, वो इजराइल के पास भी है। मॉडर्न तरीन जो जहाज है उनमें से एक F-35 है। उनके साथ हमला किया, उससे 6 मिसाइल फायर किए गए जिससे ईरान का जो पूरे का पूरा सफारत खाना था वो जमीन बोस हो गया, तबाही हो गई। वहां पर 13 अफराद हलाक हुए, उनमें से 7 शामी शहरी थे और 6 ईरानी शहरी थे। लेकिन यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि वो जो 6 ईरानी सिटीजन थे उनमें 2 बहुत सीनियर जनरल्स थे और जनरल्स भी वो IRGC जो उनकी सुपीरियर प्रीमियर उनकी फोर्स है, एलीट फोर्स उसे वो कहते हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड के नाम से भी वो जानी जाती है, उसके 2 जनरल से मीन टॉप जनरल्स को जब सफारत खाना किसी भी मुल्क का जो दूसरे मुल्क में होता है, मसलन अगर हिंदुस्तान का सफारत खाना इस टाइम जो इस्लामाबाद में है, वो भले वो इस्लामाबाद में, लेकिन वो इंटरनेशनल कवानीन के तहत वो हिंदुस्तान की टेरिटरी समझा जाएगा। इसी तरीके से नई दिल्ली में जो पाकिस्तान का सफारत खाना है वो है तो नई दिल्ली में, लेकिन उसकी जो टेरिटरी है वो पाकिस्तान की टेरिटरी समझी जाएगी। ये पूरी दुनिया के सफारती नॉर्म्स हैं। अब ईरानी सफारत खाने के ऊपर ये जो हमला किया इजराइल ने, ये सफारत खाना तो शाम में था लेकिन था ईरानी, तो इसका मतलब है कि ये इजराइल ने इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक भी सीधा सीधा ईरान के ऊपर हमला कर दिया और इजराइल ने कोई छुपाया नहीं। उन्होंने F-35 जहाज इसमें इस्तेमाल किए, 6 मिसाइल मारे और पूरी दुनिया को पता है। तो ईरान ने उसी दिन ऐलान किया कि हम इसका बदला लेंगे, क्योंकि ईरान ने बहुत स्मार्ट खेला। उन्होंने साइट किया अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ये कहता है, अक़वाम मुत्तहिदा का इजराइल भी मेंबर है और ईरान भी मेंबर है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ये कहता है कि अगर कोई मुल्क किसी मुल्क के ऊपर जारियत करता है, अनप्रोवोक्ड वॉर शुरू करता है, तो उस मुल्क के पास रिटेलिएट करने का भरपूर जवाब, ऑप्शन और हक मौजूद है और वो रिटेलिएट कर सकता है। तो ईरान ने बहुत ही ड्रामाई अंदाज में कह लें और इंटेलिजेंटली उस UN की सेक्शन को इस्तेमाल किया और ये कहा कि क्योंकि चार्टर हमें ये इजाजत देता है, हमारी सरजमीन पर मीन हमारी एम्बेसी पर हमला हुआ, हमारे 2 जनरल्स समेत हमारे 4 और दूसरे शहरियों को हलाक किया गया, हमने रिटेलिएट करना है। और उसी दिन उन्होंने ऐलान किया कि हम इजराइल से अपना बदला लेंगे। बहरहाल अमेरिका ने इसके अंदर वार्न किया कि आप ये बदला ना लें, आप ये हमला ना करें, हम इजराइल के साथ खड़े होंगे। लेकिन आपको पता है कि ईरान आल्दो के बहुत मुश्किल हालात में है, सैंक्शंस लगी हुई हैं, बड़े मुद्दतों से वो इन सारी सैंक्शंस का मुकाबला कर रहा है, लेकिन ईरान ने बहुत ही भरपूर तरीके से ये जंग लड़ी है उस सारे खित्ते में। मतलब मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। तो जैसे पाकिस्तान के पास फौज है, हिंदुस्तान के पास फौज है, इसी तरीके से ईरान के पास भी एक काफी बड़ी फौज है, उनकी रेगुलर फौज, जिसके अंदर एयरफोर्स भी है, जिसके अंदर उनकी नेवी भी है, उनकी जो बर्री फौज है वो भी है, जमीनी फौज जिसे अमेरिका में गालिबन मरीन्स कहते हैं, वो फौज भी उनके पास है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट, इन तमाम जो उनको चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए उन्होंने एक एलीट फोर्स बनाई, एक प्रीमियर फौज बनाई जिसका नाम है IRGC, जिसे उर्फे आम में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कह दिया जाता है। इसकी तादाद 1 लाख है। लेकिन यहां पर यह इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिजर्व कह लें आप इनकी फोर्स या कोई और नाम उसे दे लें, वो 20 लाख लोग हैं, 2 मिलियन लोग हैं। 20 लाख लोग ऐसे हैं जो इनकी रिजर्व फोर्स पे, मीन नौजवान जो ईरान के हैं, जिनको इन्होंने भरपूर ट्रेनिंग करवाई हुई है, वो कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई वकील है, वो अपने काम कर रहा है, लेकिन वो 20 लाख लोग किसी भी टाइम इनकी एक कॉल के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन यही नहीं, इन्होंने इससे भी आगे एक स्मार्ट काम किया और वो इन्होंने ये किया है कि जो इजराइल के इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक हैं और ये पूरा जो खिता है उसके अंदर भी इन्होंने 2 से 3 लाख लोग जो हैं, ये एक मुहतात अंदाजा है कि 2 से 3 लाख, कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये अंदाजा है, एनालिसिस है कि 2 से
3 लाख लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दे रखी है, भर्ती कर रखा है, वो इनके बिहाफ पर उन मुल्कों के अंदर है और जरूरत पड़ने पर हथियार उठाकर इनके लिए वो वहां से जंग कर सकते हैं, इनके लिए वो कूद सकते हैं, इनके अहकामात मानेंगे। तो अगर ईरान की पूरी फौज को इकट्ठा करें, वो 20 लाख रिजर्व, 1 लाख की एलीट और उनकी रेगुलर फौज, तो ये 25 से 30 लाख की फौज बनती है ईरान की। और उसके अलावा आप ज़हन में रखिए कि शाम बहुत ही क्लोजली निटेड है जो है वो ईरान के साथ। ईरान पर हमला एक किस्म का शाम ने अपने ऊपर हमला समझना है और इसी वजह से ईरान के असर रसूख की वजह से इजराइल जो है वो बड़ी मुद्दत से वहां पर बशार अल असद की हुकूमत को हटाना चाहता है, क्योंकि वो ईरान का बहुत ही तगड़ा हामी है। और इस वजह से इसी तरीके से अगर आप देखें तो लेबनान में हिजबुल्ला जो है वो ईरान के साथ उनके बहुत ही करीबी उनके ताल्लुकात हैं, बहुत करीबी उनके रिलेशनशिप्स हैं। तो एक तरफ सीरिया हो गया, एक तरफ हिजबुल्ला हो गया, मीन लेबनान के 2 हिस्से हैं, एक में हिजबुल्ला के पास पावर है, एक में दूसरी गवर्नमेंट के पास है। तो जो हिजबुल्ला वाला हिस्सा है उसमें ईरान का उतना ही असर रसूख समझ लें जितना ईरान के अंदर है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यमन में भी इस टाइम आपको पता है कि ईरान का उतना ही असर रसूख समझें जितना उनका सीरिया में है या लेबनान में है। तो यमन और फिर उसके साथ साथ इराक में आल्दो के इस टाइम हुकूमत जो है वो अमेरिका की मर्जी से आई थी, शिया गवर्नमेंट है वहां पर, आधी वो ईरान की तरफ है और आधी अमेरिका के ज़रिए असर है। तो वहां पे भी इराक के अंदर भी ईरान की भरपूर जो है वो रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। तो आज ये जो मिसाइल फायर हुए हैं, वो जो 1 अप्रैल को सफारत खाने के ऊपर हमला किया था, उसका आज ईरान ने बदला लिया है। और आज जो सैकड़ों की तादाद में, कोई 200 मिसाइल कहता है, कोई 100 कहता है, कोई 300 कहता है, अभी हतमी नंबर नहीं है। तो ईरान ने आज जो मिसाइल फायर किए हैं उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, अमेरिका समेत, जिसने इजराइल समेत सबको चौंका दिया, वो ये है कि ये मिसाइल सिर्फ ईरान से नहीं आए, ये मिसाइल इराक से भी आए हैं, ये मिसाइल सीरिया से भी आए हैं, शाम जिसको कहते हैं, ये मिसाइल लेबनान से भी आए हैं और ये मिसाइल जो है वो यमन से भी आए हैं, जो वहां पर हुसी हैं। उन्होंने जो अक्सर सऊदी अरबिया के ऊपर भी मिसाइल फेंकते रहते हैं, उन्होंने वहां से भी मिसाइल हमला किया। मतलब चारों तरफ से अगर आप ये देखें तो ये तकरीबन चारों तरफ से इजराइल के ऊपर ये मिसाइल जो है वो वहां से आते हैं और वहां से वो ये इजराइल के ऊपर आज हमलावर हुए। अब आते हैं कि ये मैंने इसका बैकग्राउंड तो दे दिया कि आज क्या हुआ। आज ये हुआ कि जब उन्होंने ये मिसाइल फायर किए तो उसके बाद उन्होंने बजाय इसको खुफिया रखने की, उन्होंने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया और एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ये हमला किया और वजह बताई। उन्होंने कहा जो 1 अप्रैल को हम पे हमला हुआ था हमने उसका बदला लिया है, ये हमने मिसाइल भेज दिए हैं और अगर अब इजराइल बंदे का पुत्र बनेगा, ये हमने रिटेलिएशन की है। इसके बाद अगर तो इजराइल चुप कर गया क्योंकि उन्होंने हम पे हमला किया, हमने जवाब दे दिया, अब ये रिटेलिएशन हो गई। अब अगर इजराइल चुप कर जाता है तो ये मैटर यहीं क्लोज हो गया। लेकिन अगर इजराइल जो है वो इसके बाद हम पे फिर हमला करता है तो हम वापस उस पर फिर हमला करेंगे। इससे पहले, अब से चंद दिन पहले, वो ओमान के थ्रू और स्विट्जरलैंड की एम्बेसी के थ्रू और डायरेक्टली भी वो अमेरिका को बावर करवा चुके हैं कि ये अब इजराइल ने हम पे हमला किया, हमने रिटेलिएट करना है, या हम दोनों का मामला है, आप इसमें से बाहर रहें। अब दोबारा उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें सबको उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी ने भी हमारे खिलाफ एयर स्पेस दी या हमारे खिलाफ हमले में इस्तेमाल हुआ कोई भी हमारा नेबरिंग कंट्री, तो हम यही समझेंगे कि उसने हम पर जंग डिक्लेयर की है, तो फिर हम उसके खिलाफ उसी तरीके से लड़ेंगे जैसे कोई हमारे खिलाफ जंग डिक्लेयर करेगा। ईरान ने ये कहा और साथ साथ उन्होंने अमेरिका को भी कहा कि आपने किसी सूरत इसमें नहीं आना, ये हमारा और इजराइल का है एंड दिस इशू सेटल्ड। उन्होंने हमला किया, हमने कर दिया, अब अगर आगे वो खामोश रहता है तो हम आगे कुछ नहीं करने वाले। अच्छा, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि आप याद कीजिए आज से चंद दिन पहले गार्डियन ने एक स्टोरी की जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है, उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर 20 लोगों को, पाकिस्तानी 20 लोगों को हलाक किया, कत्ल किया और ऑपरेट किया। उन्होंने यूएई से स्लीपर सेल्स बनाकर लोगों को, उन्होंने पाकिस्तानियों को भी इस्तेमाल किया, अफगानिस्तान से भी लोगों को इस्तेमाल किया। जब ये स्टेटमेंट आई तो हमारे लोग तो सत्तू पी के लंबी चादर उड़कर सोए रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया गार्डियन के ऊपर। लेकिन फिर हुआ क्या कि अगले दिन पाकिस्तानियों की हजीमत के लिए जो वजीर दिफा है हिंदुस्तान के, उनसे यह सवाल पूछ लिया गया। मुझे तो लगा ये उनका इंटरव्यू सेट था, पहले गार्डियन में स्टोरी आई, उसके बाद जानबूझकर उन्होंने, इस टाइम पाकिस्तान अपनी वीकेस्ट स्पॉट पर है, तो उन्होंने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का और सहाफी ने उनसे सवाल किया कि क्या आपने 20 लोगों को घुसकर मारा है? उन्होंने कहा मारा है, आइंदा भी मारेंगे और हम ताकत भी रखते हैं और हक भी रखते हैं और दोबारा भी करेंगे। इसके जवाब में भी पाकिस्तान ने कोई खास स्टेटमेंट नहीं दी। फॉरेन ऑफिस ने वही एक लगी लिपटी सी इब के मार वाली बात की और वो स्टेटमेंट दे दी। एक ये रिस्पॉन्स पाकिस्तान का था, हालांकि यहां पर भी पाकिस्तान के बारे में हिंदुस्तान ने वाजे कह दिया। अब कहा जाएगा कि हिंदुस्तान शायद ताकतवर है, हमारे हालात और हैं जो बाजवा साहब बताते रहे। मैं नहीं कह रहा, ये अहमद मीर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये आपको याद होगा कि अहमद मीर साहब ने और नसीम ज़ारा साहब ने बताया कि जनरल बाजवा ने उनको बताया कि हमें नहीं लड़ना चाहिए या हम नहीं लड़ सकते, ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं। तो आप ये बताइए कि इन हालात के अंदर ईरान की अगर सिचुएशन देखें तो वो तो हमसे भी खराब है। अगर कंपैरिजन में, उस कंपैरिजन में देखिए, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, उनके पास नहीं है, उनके ऊपर सैंक्शन है इतने सालों से। फिर हिंदुस्तान के साथ उस तरीके से बर्तानिया नहीं खड़ा, हिंदुस्तान के साथ उस तरीके से अमेरिका नहीं खड़ा, हिंदुस्तान के साथ उस तरीके से और बहुत सारे यूरोपियन मुल्क नहीं खड़े। तो ये ईरान ने तो एक किस्म की पूरी दुनिया से ही टक्कर ले ली है। पता भी है कि अमेरिका भी साथ आएगा। अभी अमेरिका ने अपने 2 बहरी बेड़े पिछले कई दिनों से इस रीजन के अंदर उतार दिए हैं और अमेरिका इस टाइम हेल्प कर रहा है। ये जो सैकड़ों मिसाइल गए हैं, इनमें जो उनका एक बड़ा ताकतवर मिसाइल है जिसका नाम खैबर मिसाइल है, जिसकी 2000 किलोमीटर रेंज है, उससे उन्होंने उसी एयर बेस को हिट किया है इजराइल की, जहां
वहां से मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली वो जहाज उड़े थे F-35 जिन्होंने दमिश्क के सफारत खाने पर, दमिश्क के ईरानी सफारत खाने के ऊपर हमला किया था। बदला लेने के लिए उन्होंने एक तो ये रामोन का एयरबेस है उस पर हमला किया और एक और एयरबेस है उसके ऊपर, 2 एयरबेसेस के ऊपर ईरान ने हमला किया। और कहा यह जा रहा है कि उन एयरबेसेस के ऊपर, यह इजराइल ने खुद भी एडमिट किया है, ये नहीं कि सिर्फ ईरान कह रहा है, इजराइल की फौज ने खुद एडमिट किया है कि उन बेसिस के ऊपर मिसाइल जो है वो आकर गिरे हैं, हिट किया है। और ये उन्होंने कहा कि माइनर नुकसान हुआ है, ये जाहिर है इजराइल कह रहा है, लेकिन अगर मिसाइल लगे हैं और ये खैबर जैसा मिसाइल लगा है जिसकी 2000 किलोमीटर रेंज है, तो जरूर एक भारी भरकम किस्म का वहां पर जो है वो नुकसान हुआ होगा। अभी तक जो कहा जा रहा है, ये डेवलपिंग स्टोरी है कि 4 कंफर्म्ड हिट्स हैं, लेकिन ईरान क्लेम कर रहा है कि नहीं 7 कंफर्म्ड हिट्स हैं। और ये अब से आधा घंटा पहले की स्टोरी है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तब भी मिसाइल आ रहे हैं, क्योंकि ये मिसाइल जो है उनको टाइम लगता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुंचने में। आप जहाज की तरह समझें, उससे स्पीड जाहिर है उसकी थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जहाज उड़ के आता है वैसे ही मिसाइल आ रहा है। तो वो छोड़े हुए उन्होंने, और फिर उन्होंने फेजेस में छोड़े हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि इजराइल का सबसे बड़ा उनका जो हथियार है वो उनका जो आयरन डोम जैसे वो कहते हैं, वो है क्या, वो एक ऐसा सिस्टम है डिफेंस का कि कोई भी मुल्क अगर मिसाइल फेंकता है इजराइल के ऊपर, तो वो जो डोम है वो वापस मिसाइल फेंकता है उस मिसाइल के ऊपर और हवा में ही उस मिसाइल को जो है वो तबाह कर देता है, जमीन पे नहीं गिरने देता। और उनका वो जो हथियार है, जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यही उनका सबसे ताकतवर हथियार है। दूसरी तरफ ईरान का जो सबसे ताकतवर हथियार है वो उनके मिसाइल है। उन्होंने, क्योंकि उन पर सैंक्शन थी, न्यूक्लियर वेपन उनके पास है नहीं या बना नहीं सके, इसलिए उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही ज्यादा, उनको मेरे ख्याल में रशिया ने हेल्प किया होगा, ये मेरा ख्याल है, तजिया है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, या शायद नॉर्थ कोरिया ने किया हो या किसी और मुल्क ने किया हो, तो उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो अब ईरान ने चालाकी ये की है कि एक तो उन्होंने 4 जगहों से भेजे हैं, जो मैंने आपको बताए, चारों मुल्क, जहां से एक जगह तो हिजबुल्लाह है जो लेबनान है, फिर सीरिया के अंदर बशर अल असद की हुकूमत है, वहां ईरान का बड़ा असर रसूख है, सीरिया की जमीन से वो चले हैं, फिर आपको मैंने बताया कि इराक से चले हैं, फिर मैंने आपको बताया कि जो हुसी हैं यमन में, उन्होंने उधर से चलाए हैं, और फिर ईरान ने खुद चलाए हैं। तो एक तो वो जो आयरन डोम था उसको 4 तरफ से इंगेज किया, और दूसरा ये कि इन्होंने फेजेस में भेजे, पहले भेजे आयरन डोम उनके साथ इंगेज हुआ, साथ ही दूसरा फेज आ गया, तो दूसरे फेज में आयरन डोम आप ये कह लें कि एग्जॉस्ट हो गई उसकी जो कैपेसिटी थी या जो भी, तो उस टाइम पहले फेज के अंदर ईरान को उतनी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन दूसरे फेज में ज्यादा सक्सेस मिली उनके मिसाइल्स को, और उन्होंने इन जो बेसिस थी उनको भी हिट किया और दूसरी जगहों को भी उन्होंने हिट किया। लेकिन यहां आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, एक बहुत ही महंगा मिसाइल होता है जिसको कहते हैं एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल। ये एक्सो एटमॉस्फेरिक इसको इसलिए कहते हैं कि जो दुनिया है उसका जो एटमॉस्फेरिक लेयर है ना उसकी, मीन जहां से आगे फिर गालिबन मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, अगर मैं को बोंगी मारूं तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ना ही दफाई तजियाकार हूं, ना ही मैं क्लाइमेट का एक्सपर्ट हूं, या मुझे कोई इसका स्पेस का बहुत ज्यादा पता है। लेकिन जो दुनिया की आउटर लेयर है या एटमॉस्फेरिक लेयर है, उससे बाहर जाकर ये मिसाइल किसी भी चीज को तबाह करता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिसाइल होता है और ये $62 मिलियन का कहा जाता है, इसे एरो 3 कैटेगरी में डाला हुआ है, और ये $62 मिलियन, जी हां $62 मिलियन, मुझे तो पता नहीं कितने अरबों पाकिस्तानी रुपए होंगे, ये अरबों रुपए का एक मिसाइल है। मीन ईरान ने जो अपना ब्लास्टिक मिसाइल फायर किया, एक तो उन्होंने खैबर मिसाइल आपको बताया, उसके अलावा उनके पास ब्लास्टिक मिसाइल भी हैं जो और भी खतरनाक हैं। जो उन्होंने ब्लास्टिक मिसाइल उन्होंने फायर किया उसको हिट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई से आता है, इन्होंने एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल आगे से फायर किया इजराइल ने। वो इतना महंगा मिसाइल है कि वो $62 मिलियन का एक मिसाइल है, और ये इजराइल कभी फायर ना करे, दुनिया का कोई और मुल्क कभी फायर ना करे अगर उसके पास कोई सस्ता ऑप्शन हो। इसका मतलब कि उनका जो आयरन डोम है वो एग्जॉस्ट हो गया, वो अपना फंक्शन उस तरीके से नहीं कर रहा था। बचाने के लिए इन्हें ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर से बाहर उस मिसाइल को तबाह करना पड़ा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट आप कह सकते हैं आज की इस सारी सिचुएशन की। अच्छा जी, इसके बाद मैं कुछ चीजें और आपके सामने रखता हूं। उसके सामने एक तो मैं रखूंगा कि डिफरेंट मुल्क क्या कर रहे हैं, ये आपको बताऊंगा। दूसरा मैंने ये तो बता दिया कि ये जो IRGC है ये कितनी बड़ी फोर्स है और कितनी ये उनकी, आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही एक एक्टिव, और इसी तरह से उनकी एक बहुत ही मैं किस तरीके से आपको बताऊं कि बहुत ही ट्रेंड उनकी ये फोर्स है जो IRGC है, और इसकी 20 लाख के करीब उनकी एक्सटेंशन है। अच्छा, अगली जो चीज मैंने आपको बतानी है वो ये है कि इजराइल ने फौरी तौर पर, अब आप यहां से देखें इजराइल का पैनिक देखें कि जंग बंदी के लिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन का फौरी तौर पर इजलास बुला लिया। अमूमी तौर पर यूनाइटेड नेशन में वो जाता है जो जंग बंद करवाना चाह रहा होता है, जो थ्रेटन फील करता है, जिसको खतरा महसूस हो रहा होता है, वो जाता है। लेकिन ईरान ने बहुत ही स्मार्ट खेला, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल के UN का सेशन आपको कॉल होगा या हो सकता है इनके दबाव पर हो भी जाए, लेकिन जरूरत खत्म उन्होंने कर दी, क्योंकि उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट में एक तो UN की उस सर्टेन क्लॉज का जिक्र कर दिया कि हम पर हमला हुआ था, हमने रिटेलिएट किया और UN का चार्टर हमें इजाजत देता है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ये चैप्टर क्लोज है, हमने मजीद हमला नहीं करना, हम पे हमला किया था, हमने जवाब दे दिया, तो UN कहेगा आपने हमला किया था, आपको जवाब मिल गया, आप सेशन किस चीज का बुलाएं। बहरहाल इसराइल ने फौरी तौर पर कहा है कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए और इस पर बातचीत हो। साथ ही मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन कुछ चीजें आपके सामने रखूं जो एक्सपर्ट्स हैं। जैसे मैंने कहा, हम तो वेपन्स के एक्सपर्ट नहीं हैं, जैसे हमारे सामने एक एक्सपर्ट है जिन्होंने ये बताया है कि ये जो फुटेज है ये दिखा रही है कि कैसे एक्सो एटमॉस्फेरिक जो इंटरसेप्शन है, मीन जो उधर से ब्लास्टिक मिसाइल था उसको जो एक्सो एटमॉस्फेरिक इधर से फायर किया गया, जिसको अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर से बाहर जाकर, मीन खला की तरफ जाके, मैं ये नहीं कह रहा
खला में, क्योंकि आप बाद में मेरा मजाक उड़ाएंगे, जिनको ये सारा पता है, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा कि ये बहुत ही ऊंचाई पे जाकर, जहां पर आम जहाज आम चीजें नहीं जाती, उससे बाहर जाकर उसने उसको हिट किया। और उसकी जो 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 आप ये कह लें कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि ये बहुत डेस्परेट मूव है, ये परेशानी के आलम में इसराइल की तरफ से ये $62 मिलियन का मिसाइल फेंका गया है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मिसाइल सारे तो ज्यादातर उनके जो उनका डोम था, जो मिसाइल कंट्रोल सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है, उसने सारे इंटरसेप्ट कर लिए, कुछ उर्दन में इंटरसेप्ट हो गए, कुछ कहीं और हो गए, तो ये तो ईरान को कोई कामयाबी नहीं हुई। नहीं, ईरान ने इसमें से क्या हासिल किया, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना ज्यादा तबाही करना चाहते थे। उन्होंने ऐलान किया सबसे पहले कि हम रिटेलिएट करेंगे, उन्होंने फिर रिटेलिएट करके दिखाया। दूसरी बात, उन्होंने एक जगह से रिटेलिएट नहीं किया, अपनी जमीन से नहीं किया, उन्होंने अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है कि इजराइल के चारों तरफ हम मौजूद हैं, चारों तरफ से बैक वक्त उन्होंने फायर किया, और इनको नहीं पता था कि चारों तरफ से आएंगे, ये सिर्फ ईरान से समझ रहे थे। दूसरी कामयाबी उनकी है। तीसरी कामयाबी उनकी है कि उन्होंने फेजेस में छोड़े और इनका जो आयरन डोम था उसको फेल करके भी दिखाया, लेकिन मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा तबाही चाहते नहीं थे, इसलिए उन्होंने लिमिटेड नंबर में ये मिसाइल छोड़े हैं। सिर्फ एक चेतावनी दी और बताया है कि अगर आप दोबारा ऐसी हरकत करेंगे तो हम जवाब देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर तबाही नहीं करनी थी तो फिर ईरान को जवाब देने की क्या जरूरत थी? जवाब देने की इसलिए जरूरत थी ईरान को कि अगर कोई भी किसी भी मुल्क पर, कोई मुल्क सॉवरेन नेशन के ऊपर हमला करता है और वो आगे से जवाब नहीं देता, तो फिर गरीब की जोरू सबकी भाभी। फिर जिस तरीके से बहावल नगर में पुलिस वालों की ठुकाई चौधरी निजामुद्दीन ने की है, और उसके अगले ही दिन आपने देखा है कि रहीम यार खान में अवाम चढ़ गई है, और अब लोग मजाक करते हैं पुलिस का गुजरते हुए हर जगह से, बहावल नगर कह के छेड़ते हैं उनको। तो इन हालात के अंदर अगर कोई सॉवरेन नेशन जवाब नहीं देती तो पूरी दुनिया उसका मजाक बना लेती, कोई भी चलता फिरता जो है वो उसको एक चमाट लगा देता है। कल ही हमने आपको खबर दी थी कि ईरान ने एक बड़ा बहरी जहाज जो इजराइल को सामान लेके जा रहा था, शायद पुर्तगीज कंपनी का था, लेकिन इजराइल के साथ डील करता था, इजराइल के लोग भी उस पर थे, उस बहरी जहाज पर कब्जा किया, वहां से लोगों को गिरफ्तार किया, और उस बहरी जहाज को ईरान ले गए, वो बंदरगाह से समुद्र के अंदर से खींच के ईरान ले गए। एक काम उन्होंने ये किया, उसके ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने मिसाइल फेंके। और अब मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंट जो मुल्क हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या क्या रद्द-ए-अमल दिया है, ताकि आपको पता चल सके कि इस टाइम डिफरेंट मुल्कों की पोजीशन क्या है। इराक ये जो है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो यूएस कॉन्सुलेट है इराक के अंदर, उसके ऊपर भी कोई अटैक किया लोगों ने। मैंने जैसे आपको बताया कि वहां शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ईरान के साथ उनकी एक मजहबी लगाव भी है, एक वो समझते हैं कि ईरान जो है वो उनकी स्टेट है, इवन वो दूसरे मुल्कों में भी रह रहे हैं, तो वो शिया स्टेट जो है वो ईरान को समझते हैं और अपने आप को रिलेट करते हैं ईरान के साथ, इसलिए वहां पर भी ये हो रहा है। फिर यूके ने कहा है कि ये जो है ये गैर जिम्मेदाराना रेकलेस किस्म का अटैक है, ईरान पर तनकीद की है और कहा है कि इजराइल के साथ खड़े होंगे। यूएस ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन यूएस की तरफ से वाज़ेह स्टांस है कि इजराइल पर हमला, यूएस पर हमला तसव्वुर होगा और अमेरिका जो है वो हर सूरत इजराइल का दफा करेगा और उसके साथ जाकर खड़ा होगा। नेतन्याहू और प्रेसिडेंट बाइडेन की टेलीफोन कॉल हुई है जो आपसे थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, स्टेटमेंट कोई हमारे सामने नहीं आई, जैसे ही आएगी तो आपको बताएंगे। जॉर्डन ने ईरान के खिलाफ इजराइल की मदद की है। जॉर्डन मीन उन्होंने ये किया है कि उन्होंने इंटरसेप्ट किए ईरानी जो मिसाइल हैं उनको, मीन इजराइल की मदद की है और ईरान के मिसाइल वहां इंटरसेप्ट करके बता रहा हूं कि सीरिया ने जो एयर स्पेस है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको सीरिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बंद कर दिया, क्योंकि सीरिया के पास भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। अब सीरिया के ऊपर से क्योंकि मिसाइल गुजर के जाने थे, सीरिया के अंदर से भी मिसाइल जा रहे हैं ईरान के, तो उन्होंने ईरान को हेल्प करने के लिए अपने मिसाइल सिस्टम को बंद कर दिया। एयर स्पेस भी हम आपको यहां दिखा रहे हैं, ये एयर स्पेस है पूरे उस इलाके की। अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि जहाज हर तरफ है, क्योंकि राउट जो है वो चेंज हो गए जहाजों के, इसलिए रश भी आपको ज्यादा नजर आ रहा है। ये जो आपको पिक्चर दिखा रही है आपसे थोड़ी देर पहले की है, और ये वो जहाज हैं जिनमें आप और हम बैठ के सफर करते हैं, ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं। और आप अगर देखें तो ये जो सारा इलाका है जिसमें इराक आता है, ईरान का सारा हिस्सा, सीरिया, लेबनान, इस इजराइल, इस सारे इलाके के ऊपर कोई जहाज आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एयर स्पेस ज्यादातर इलाकों की बंद हो गई है, क्योंकि मिसाइल हिट कर सकता है किसी भी जहाज को, तो एयर स्पेस वहां से बंद होगी और जहाज उस सिमत नहीं जा रहे, तो एयर स्पेस वहां की क्लोज है। तो ये एक और डिजास्टर भी खड़ा होगा। एक तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी फौरी तौर पर, क्योंकि ये सारा रीजन तेल का है, और फिर इसी रीजन में से सारी हिंदुस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आगे पीछे सारी ट्रांसपोर्टेशन होती है सी के थ्रू, वो भी इंटरप्ट होगी, हवाई सफर भी इंटरप्ट होगा, तेल की कीमतें भी इंटरप्ट होंगी, और अगर बड़ी जंग लग गई तो आपके सामने मामला जो है वो खराब हो जाएंगे। अच्छा जी, अगली मैंने आपको बतानी है लेबनान, हिजबुल्लाह, उन्होंने तो ईरान की सपोर्ट किया, उन्होंने तो मिसाइल फायर किए हैं इजराइल के ऊपर ईरान के साथ मिलकर। सऊदी अरेबिया ने सबको कहा है कि भाई जंग ना करो, अमन और शांति से रहो, हम भी शांति से रहना चाहते हैं, आप भी शांति से रहें। और इजराइल ने डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा, अपना सऊदी अरब ने डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया कि सारे खामोश रहें, कोई लड़ाई ना करे, चुप करके बैठ जाए, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तालिबान ने कहा है कि हम ईरान की जो ईरान की फतह होगी, ईरान की विक्ट्री के लिए हम दुआगो हैं, ये तालिबान ने कहा है। जर्मनी ने कहा है कि अटैक जो इजराइल की टेरिटरी के ऊपर है वो अनजस्टिफाइड है, जाहिर है उन्होंने भी इजराइल का ही साथ दिया है इसमें। अभी मुझे डेवलपिंग हमारी टीम ने मुझे बताया, वाइल मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने थोड़ी देर पॉज भी लिया था एक, और उसमें मुझे ये बताया गया है कि नेतन्याहू और बाइडेन की जो मुलाकात फोन के ऊपर बात हुई है, उसमें सदर बाइडेन ने उन्हें यह कहा है कि आप रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें, अब खामोश रहें, मजीद हमला ना करें, बेहतर है, क्योंकि उन्होंने, ईरान ने ऐलान कर दिया कि आपने हमला किया था, हमने आपको भरपूर जवाब दिया, अब स्टोरी क्लोज है। तो नेतन्याहू, अपना बाइडेन साहब ने यह कहा है कि अब आप इस कहानी को यहीं रोक दें,
मजीद ना बढ़ाएं, लेकिन नेतन्याहू जो है वो खासे क्रेजी हैं, आपको पता ही है। अब देखते हैं वो इनकी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते। हम इस सारी बात के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, एक इनकी और एयरबेस है और उसका नाम है नेवेटिम। एक तो मैंने पहले आपको एयरबेस बता दी है, और एक जो है इनकी वो रामन एयरबेस थी, और एक इनकी एयरबेस है नेवेटिम। इस एयरबेस के ऊपर भी हमले हुए, यहां पर भी F-35 प्लेन है, इसको भी स्ट्राइक किया है, हिट किया है जो है वो मिसाइलों ने। तो ये सिचुएशन भी आपके सामने रखनी थी। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं थोड़ा सा कि पूरा अगर आप मैप दोबारा एक दफा देखें तो आपको ये समझ आएगी कि जो इजराइल है उसके साथ ईरान की भरपूर जो है वो प्रेजेंस है। इन टर्म्स में मैंने आपको बता दिया कि लेबनान में ईरान का बहुत असर है, सीरिया में बहुत असर है, उसके अलावा दूसरे जो यमन है उसमें बहुत ज्यादा असर है। तो ईरान की भरपूर असर मौजूद है। इसके साथ साथ टर्की ने इस जंग में किसी का हिस्सा बनने से अभी तक इनकार किया है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ईरान उनका हमसाया है और उन्हें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आपके सामने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मैं 2020 का ट्वीट रख रहा हूं, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाहिर है वो किसी सूरत भी ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उनकी तो एक पॉलिसी है कि वो पराई जंग में नहीं जाना चाहते, और पाकिस्तान को एक बार भरपूर बहुत होश के नाखन लेने पड़ेंगे, सोच समझ के किसी सूरत चंद टकों के एवज इस जंग में ईरान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ईरान हमारा हमसाया है, हमें इस जंग में नहीं पड़ना चाहिए, हमें खामोश रहना चाहिए। हाँ, असूली मौकफ जरूर लेना चाहिए जो भी बनता है, लेकिन किसी सूरत ईरान के खिलाफ ना फौजी अड्डे देने चाहिए, ना अपनी एयर स्पेस देनी चाहिए। ईरान के खिलाफ किसी किस्म की हमें बारीक वारदात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये ना हो हमारे आका कहें और हम आकाओं को कह दें कि जी ठीक है, और हम जनाबे वाला इसका हिस्सा बन जाएं, और फिर पाकिस्तान का हो के पहले ही हमारे सारे दुश्मन है इर्द गिर्द, तो हम एक और दुश्मन बना लें। वहां पर रहना तो हमने इन लोगों ने तो नहीं रहना,